उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। पिछले लेक्चर में हमने पीरियड टेबल कंप्लीट किया था, उससे पहले हमने बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट किया था। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर का यूज तो इस आएगा ही आएगा, लेकिन आने वाले और भी चैप्टर्स में इस चैप्टर का भरपूर यूज आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला सवाल आता है, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? तो लिखेगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड two or more the force of attraction which hold two or more different type of atom, molecule, ions or species टूगेदर। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ, जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस को होल्ड करके रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और स्पीसीज टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। अच्छा, केमिकल बॉन्ड का मतलब तो समझ में आ गया। दूसरा सवाल आता है सबसे पहले, व्हाई एटम्स फॉर्म्ड बॉन्ड। जो एटम है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? ठीक है, या इसको लिख सकते हो कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण क्या होते हैं? कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन का होने का मतलब कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? तो देखो, कोई भी एटम जब आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, किस में होता है? आइसोलेटेड फॉर्म में। आइसोलेटेड फॉर्म मतलब जब वो किसी से बॉन्डेड ना हो। तो कोई भी एटम जब आइसोलेटेड फॉर्म में होता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। वो रैंडमली मूव करता रहता है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। एक आइसोलेटेड एटम के पास एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है वो? बॉन्ड फॉर्मेशन से होगा क्या कि जब बॉन्ड बनाएगा ना, तो जब दो एटम बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों एटम पास में आएंगे। क्या आएंगे? पास में आएंगे। और जब पास में आएंगे तो दो एटम जब पास में आते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। क्या होती है? रिलीज। मतलब एनर्जी क्या होती है? रिलीज। और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होती है? जितनी ज़्यादा रिलीज होती है, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के दो कारण होते हैं। सबसे पहला, टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई भी एटम क्या चाहता है उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। दूसरा, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा कारण होता है टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम क्या चाहता है? वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। NH2 NP6। मतलब कोई भी एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस क्यों अचीव करना चाहता है? क्योंकि आपको पता है जो नोबल गैस होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है और वो जल्दी से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो स्टेबल होते हैं। तो हर एक एटम चाहता है कि वो भी क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के पीछे कोई भी एटम बॉन्ड बनाना चाहता है, इसके दो कारण है। क्यों? ताकि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को अचीव कर सके, या वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझते हैं वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे गेन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला, टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी।
अब कोई भी एटम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे अचीव करेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लेते हैं अपने पास एक एटम ए है, एटम ए का न्यूक्लियस है, उसी तरह एटम बी है, बी का न्यूक्लियस है, ठीक है। ठीक है, एटम ए है तो इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो एटम ए के इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, उसी तरह एटम बी के इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ ए, एटम ए के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, एटम ए के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है भाई, अट्रैक्शन होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उसी तरह न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन बी, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। उसी तरह न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इसमें साइमल्टेनियसली क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। और न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में क्या होता है भाई, रिपल्सन। और ये भी न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, इसमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। ठीक है, तो अपने पास दो एटम है, ए है और बी है। अब देख सकते हो, अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में, एटम ए है और एटम बी है, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो, क्या हो, बॉन्ड बने, तो क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वो ज़्यादा हो जाना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से, ठीक है। अगर भाई एक एटम ए है, एक एटम बी है, मैं चाहता हूं एटम ए और एटम बी के बीच में क्या हो, बॉन्ड बने। अगर बॉन्ड तभी तो बनेगा जब ये पास में आएंगे, क्या आएंगे, पास में आएंगे। तो फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी एटम ए और एटम बी के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस ग्राफ को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्या बोलते हैं साहब, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख भी सकते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है अपने पास, ये अपने कर्व ले लेते हैं, आपको पता है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस में लेते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म इसको बोलेंगे IND। क्या बोलेंगे, IND। अब देखो क्या है, अपने पास दो एटम था, दो एटम रैंडम मूव कर रहे थे, क्योंकि जब एटम आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, जब वो किसी से बॉन्डेड नहीं होता, तो उसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से रैंडम मूव करता रहता है। तो मान लेते हैं अपने पास दो एटम है, ठीक है, ये स्टेट मान लेते हैं अपने पास जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। ठीक है, अब दो एटम है अपने पास, देखो दो एटम है, दो एटम दूर दूर थे। जब दो एटम दूर दूर थे, ठीक है, ठीक है, तो उस समय कोई ना कोई एनर्जी होगी, एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, अब ये दोनों एटम धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पास। देखो इसको जरा छोटा बनाता हूँ, ये दो एटम है, थोड़ा दूर दूर है, अब धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो जैसे जैसे पास आएंगे उसमें अट्रैक्शन होगा। दो एटम दूर दूर थे तो एनर्जी, जैसे जैसे पास में आ रहे हैं उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। एक ऐसा समय आएगा जो बहुत पास आ चुके होंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो पहले दो एटम जब दूर दूर थे और धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, देखो ये दूर दूर था एटम, अब धीरे धीरे क्या आ गया, पास आ गया। तो जब दो एटम दूर थे, अब वो धीरे धीरे दो, एक एटम ए है, एक एटम बी है, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन होगा तभी तो एटम ए और एटम बी दोनों क्या आएंगे, पास आएंगे। तो इसका मतलब जैसे दो एटम दूर थे वो धीरे धीरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। किसके, फोर्स ऑफ रिपल्सन से, ठीक है। ठीक है, तो दो एटम थे, दूर दूर, अब धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सन, ठीक है। ठीक है, अब एक ऐसा समय आएगा कि जब दोनों एटम बहुत पास आ चुके होंगे, इतना पास कि जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही रिपल्सन। देख सकते हो इसमें अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्सन भी हो रहा है। तो एक वो कंडीशन आएगी जब दोनों क्या हो चुके होंगे, दोनों इतने करीब आ चुके होंगे कि जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वो स्टेट दिखा रहा है कि जहां पे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इक्विलिब्रियम पे हो गया है, क्या है, इक्विलिब्रियम पे हो चुका है फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो उस समय, उस स्टेट पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो चुका होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तो उस समय ये एटम ए था, ये एटम बी था, ये एटम ए है, एटम बी, ये एटम है ए और बी। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बराबर हो चुके होंगे तो इन दोनों के बीच में क्या बन चुका होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका होगा, ठीक है, ठीक है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन होने में ये जितनी एनर्जी रिलीज हुई, ये जितनी एनर्जी, यहाँ से देख सकते हो जितनी एनर्जी रिलीज हुई, इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड एनर्जी। ये वो कंडीशन है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग बराबर हो चुका है फोर्स ऑफ रिपल्सन के, मतलब जितना अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में ए और बी, उतना ही इनमें क्या हो रहा है, रिपल्सन। और जब एक कंडीशन पे पहुंचोगे तो दोनों के बीच में क्या बन चुका होगा, बॉन्ड। और जब बॉन्ड बन गया होगा, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह देखो, अब अपने पास ए था, बी था, दोनों के पास दोनों एटम ए है, देखो एटम ए है, ये एटम बी है, दोनों धीरे धीरे पास आ रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। अब एक ऐसा समय आया होगा कि दोनों के बीच में जितना अट्रैक्शन है उतने रिपल्सन है। ये एटम ए का न्यूक्लियस, ये एटम बी का न्यूक्लियस, एटम ए का न्यूक्लियस, एटम बी का न्यूक्लियस। अब एक ऐसा समय आ चुका होगा कि जितना इनके बीच में रिपल्सन हो रहा होगा उतने अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो दोनों के बीच में क्या बन चुका होगा, बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसके न्यूक्लियस, ए के न्यूक्लियस और बी के न्यूक्लियस दोनों को ठूस दूं, क्या कर दूं, ठूस दूं। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे एनर्जी दूंगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, है ना, है। तो ये वो केस है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और फोर्स ऑफ रिपल्सन FOR, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी। बात समझ में आई। तो कभी भी जब ग्राफ को पढ़ोगे तो हमेशा राइट टू लेफ्ट पढ़ना, लेफ्ट टू राइट मत पढ़ना, ठीक है। राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ये राइट है ये लेफ्ट है, दो एटम दूर थे, दोनों धीरे धीरे पास आए, जैसे जैसे पास आ रहे हैं मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, तो एनर्जी कम हो रही है। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों इतने करीब आ चुके होंगे कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्सन। उस स्टेट पे ए और बी के बीच में क्या बन चुका होगा, बॉन्ड बन चुका होगा। और जब तक जितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, बॉन्ड एनर्जी। क्या बोल देंगे, बॉन्ड एनर्जी। और फिर भी चाहते हो कि ये दो एटम और करीब आए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे एनर्जी दोगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से एक चीज लिख लेना कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिटा दो। तो यहां से एक चीज समझ में आ गया आपको कि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। मिटा दीजिए। नेक्स्ट इसमें अगला टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, लुईस ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, पहला कारण होता है उसका टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। दूसरा रीजन क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक डालिए, लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल, देखो ये चैप्टर में थोड़ा हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या होता है, एक राजा मारा, उसको मार के दूसरा राजा आया, फिर वो गया, एक और राजा आया, ठीक है। तो इसमें हम वैसे रूल्स पढ़ेंगे। एक रूल आई,
फिर उस रूल के ड्रॉबैक पढ़ेंगे, फिर अगली रूल आई, फिर उसके ड्रॉबैक पढ़ेंगे, फिर अगली रूल चलेगी। तो सबसे पहला इस चैप्टर में रूल है जिसको बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? लुईस ऑक्टेट रूल। अब लुईस ऑक्टेट रूल क्या होता है जरा समझते हैं। लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल each atom wants to complete their outermost shell। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल each atom wants to complete each atom wants to complete each atom wants to complete octet, each atom wants to complete its octet in, फिर लिखना their outermost shell by gaining comma losing comma sharing of electron। ठीक है, लुईस ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल ईच एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करना चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है? या उसको लूज करना पड़े, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़े, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़े। ठीक है, ठीक है। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहता है ये समझ में है क्यों? क्योंकि ऑक्टेट ये पहले ही माना जाता था कि जिसके पास ऑक्टेट है वो क्या है? नोबल गैस। और नोबल गैस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ठीक है, पहला चीज। अब लिखना सबसे पहला बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेते हैं सबसे पहला अपने पास सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम की कितने बात है? 11 पे। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना। उसी तरह अपने पास क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का 17 पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हो सोडियम के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो इसके अगर ये लूज कर दिया तो आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये खुश, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो ये खुश। तो इसलिए क्या करता है? सोडियम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये Na+ में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए वो क्लोरीन क्या करेगा? गेन करेगा। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जो सोडियम में लूज किया। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया वो क्लोरीन गेन करेगा और ये कहाँ जाएगा? Cl- में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास? Na+। यहाँ पे क्या हो गया? ये बन गया Na+, ये क्या बन गया? Cl-। और प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे सोडियम ने अपना एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। सोडियम ने क्या किया? ट्रांसफर 1 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने क्या किया? गेन 1 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय सोडियम। ठीक है, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर किया और क्लोरीन ने एक जो कंप्लीट ट्रांसफर किया सोडियम ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस समय जो बॉन्ड बनता है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सोडियम क्लोरीन, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसने लूज किया, इसने गेन किया, इसने एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन
गेन किया। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनके बीच में जो बॉन्ड बना उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई, आयनिक बॉन्ड। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है, क्या कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, मिटाओ मिटाओ। नेक्स्ट है अपने पास जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, इसका नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ठीक। कोवैलेंट बॉन्ड क्या, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अपना आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कार्बन है, क्या है, कार्बन। जैसे CH4 है, CH4 में क्या है, कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। तो कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, अब ये सब पढ़ा रखा हूँ आपको पहले। कार्बन 14 ग्रुप में आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 1 1 और 1। अब क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है हमेशा। क्या कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट। ठीक है, ठीक है। उसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। उसे कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, इनसे लेगा। तो कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ब्लू मार्कर से दिख रहा होगा, 5 6 7 8। तो कार्बन के वैलेंस कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, ऐसे बनाते हो ना, इसके बीच में बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड। ठीक है, तो क्योंकि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, इसलिए इस बॉन्ड को एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, आ रही है। जैसे अपने पास ऑक्सीजन है, O2 है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप में आता है, 16 ग्रुप में। अगर 16 ग्रुप में आता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो इसके पास 2 2 4 2 6। इसके पास भी कितने होंगे, 2 2 4 और 2 6। अब इसको ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो है, तो बोलेगा आजा ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये भी क्या बोलेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो मुझसे भी शेयर कर। तब इसके भी क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बना लेते हैं, O डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। एक तीसरा टाइप का बॉन्ड होता है, मिटाओ इसको, मिटा दीजिए। नेक्स्ट एक तीसरे टाइप का बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नेक्स्ट आइए और अगला टॉपिक लिखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड, और जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे NH4+। ठीक है, अपने पास क्या होता है, NH3 होता है। NH3 का H के साथ प्रोटोनेशन करवाते हैं NH3 का। तो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप में आता है, 5 में से 3 तो तीन इलेक्ट्रॉन को दे रखा है बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। क्या होगा,
2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे इसके पास, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। 5 में देखो 1 2 3 तो बॉन्ड में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, है ना। उसके पास ये क्या है, H+, क्या है, H+ मतलब इसमें प्लस आ गया ना, मतलब ये इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब इसके पास खाली डब्बा है। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके पास खाली डब्बा है, क्या है, खाली डब्बा। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा, क्या करेगा, नाइट्रोजन इसको लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांसफर करने के बाद ये H और ये इसने ट्रांसफर किया, तो इसको एरो से दिखाएंगे, क्या करेंगे, एरो से दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसने दिया, इसने लिया, तो ये दिखा रहा है एरो किसने लिया, ठीक है, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर क्या आएगा, प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस। इसलिए इसको ओवरऑल हम कैसे दिखाते हैं, इसको ओवरऑल इस तरह से दिखाते हैं, H और इस ओवरऑल पर क्या आता है, प्लस, क्या जाता है, प्लस। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, पॉजिटिव कैंसिल कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन के उससे क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, जो 1 इलेक्ट्रॉन देता है उस पर 1+, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2+, तो इस पर क्या आएगा, 1+ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम, इसने डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड ही बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि उसने डी मतलब डोनर, डोनेट किया, ए मतलब एक्सेप्टर, H+ ने एक्सेप्टर किया, तो इसको हम डोनर भी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डोनर। इसने एक्सेप्ट किया तो इसको क्या बोल देंगे, एक्सेप्टर, क्या बोल देंगे, एक्सेप्टर, ठीक है, ठीक है। और इस तरह के बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जबकि हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल शेयरिंग, क्या बोलते हैं, अनइक्वल शेयरिंग। और जब अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दो या उसको डेटिव बॉन्ड बोल दो, क्या बोल दो, डेटिव बॉन्ड। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ये समझ में आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक डोनर होता है और एक क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक, एक्सेप्शंस ऑफ ल्यूइस ऑक्टेट रूल। ल्यूइस ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ल्यूइस ऑक्टेट रूल कहता है, ताकि क्या कहता है कि एटम बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है, ताकि उसके पास क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के क्या क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन देखिए, पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, या इसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट, क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट। जैसे मान लो अपने पास जैसे BeH2 है, जैसे BCl3 है, ठीक है, जैसे BBr3 है, इसके एग्जांपल्स हो गए। जैसे बी मतलब बेरिलियम, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में आता है ना। और ये क्या है अपने पास, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है, 1 और ये 1। हाइड्रोजन हमेशा अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा। तो देखो बेरिलियम के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गया, 4। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आए, नहीं। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आए, नहीं आए, इसका मतलब इसको बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ल्यूइस ने क्या कहा कि बॉन्ड, एटम बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट तो हो नहीं रहा, मतलब इसके बीच में बॉन्ड बनना नहीं चाहिए, मतलब इसको BeH2 को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, पर ये करता है, तो ये इसका एक्सेप्शन था, ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा है। जैसे आप BCl3 भी ले सकते हो, B मतलब बोरॉन, ये Cl और ये Cl,
बोरोन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों बोला? क्योंकि ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 से कम है ना, इसलिए इन स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज भी बोल देते हैं। अब बोरॉन देखो, बोरॉन 13 ग्रुप में आता है, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3। क्लोरीन के पास 17 ग्रुप में आता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसको 7 एक चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। लेकिन बोरॉन देखो, बोरॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा भी। अब बोरॉन के पास पहले से 1 2 3 4 5 6, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। कितने हो गए? 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब लुईस के हिसाब से इनके बीच में बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब BCl3 को एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं BCl3 एग्जिस्ट करता है, तो ये इसका एक्सेप्शन आ गया। समझ में आया? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आया, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। रिच स्पीसीज मतलब कुछ ऐसे स्पीसीज मिले जिनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, उसको बोलेंगे हाइपर वैलेंट। क्या बोलेंगे? हाइपर वैलेंट। जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट, जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसको हाइपर वैलेंट या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोल दो। ठीक है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे सकते हो PCl3, जैसे SF6 है ना, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे P में देखो, P फास्फोरस 15 ग्रुप में आता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5। क्लोरीन 5, 1 2 3 4 और 5। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, 2 2 4 2 6 और 1 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 7। ठीक है, ठीक है। अब क्लोरीन के क्या है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। क्योंकि फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा, ले भाई, ये ले लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। फास्फोरस के पास 1 2 3 4 5 और 5 ले लिया, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। कितने हो गए? 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? है 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या इसका ऑक्टेट से ज़्यादा है? मतलब ऑक्टेट मतलब 8 से ज़्यादा है ना, 8 से ज़्यादा कितने? 10 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या इसको बोल देंगे हाइपर वैलेंट। ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस थे। पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो ये से कुछ एक्सेप्शंस हैं लुईस के। तीसरे एक्सेप्शंस बात करते हैं। मिटाऊं? मिटाओ। तीसरा था 18 इलेक्ट्रॉन्स कैटायन। 18 इलेक्ट्रॉन्स कैटायन, 18 इलेक्ट्रॉन कैटायन। ठीक है, या इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे मान लो इसके एग्जांपल Cu प्लस Zm+2 Ge+3। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो क्या है? जिंक है। जिंक कितने पे आता है? 30 पे, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। Zm+2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। कहाँ से निकालूंगा? आउटर मोस्ट शेल से। सबसे बड़ा शेल नंबर कौन सा है? 4, तो 4 से निकालूंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s2 तो गया 3d10। अब आउटर मोस्ट शेल ये हो गया ना, 3 आउटर मोस्ट शेल हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 10 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है ना, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो कैटायन बन रहा है ना, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कैटायन बन रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन कैटायंस। क्या बोलेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन कैटायंस। ठीक है, ठीक है।
अब इसको हमने इनर्ट गैस क्यों बोला? इनर्ट गैस में याद करो, इनर्ट गैस में आउटर मोस्ट शेल फुलफिल होते हैं। आउटर मोस्ट शेल सारे फुलफिल है। स्यूडो क्यों बोला? क्योंकि ऑक्टेट के मतलब ल्यूइस के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नोबल गैस हो, आउटर मोस्ट शेल हो, पर आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 18, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है, नोट करो। फोर्थ देखते हैं, चौथा एक्सेप्शन देखते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। ठीक है, ठीक है। चौथा एक्सेप्शन है इसका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फोर्थ देखिए, क्या बोलेंगे इसको? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है नीट में, मेंस में। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास NO2 है, ClO2 है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज याद करो, ऑक्टेट में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 कैसा होता है? 8 कैसा होता है? इवन की ऑड? इवन होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, देखिए इसमें 2, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो या टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो। टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 2 ऑक्सीजन है तो 12 हो जाएगा। 12 5 कितने हो गया? 17। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो। नाइट्रोजन 1 है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन 1 है, 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने? ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। 2 है तो 16। तो 16 7 23, 4 20, 21 7 7 14 23। तो देखो 23 भी ऑड नंबर, ये भी क्या है? ऑड नंबर। तो और कोई बोले और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज काउंट करो, तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर सकते हो, आप टोटल इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लो, दोनों ऑड ही आते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे ClO2 है, क्या है? ClO2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 2 के लिए 12। 12 7 19। अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। टोटल इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17। 1 ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन का 16, 7 3 43। ये भी ऑड, ये भी क्या आएगा? ऑड। तो ये इसको क्या बोलेंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। अब ये तो बात समझ में आई। दूसरी बात जरा ध्यान देना, अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो क्या इनका पेयरिंग पॉसिबल है? नहीं, ये पूरी तरह से पेयर हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऑड है। तो याद रखिएगा, एक आपने नाम सुना होगा पैरामैग्नेटिक, और एक होता है अपने पास डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक उन स्पीसीज को बोलते हैं जिनके पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब डायमैग्नेटिक इसको बोलते हैं इसके पास क्या हो? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन किस में हो? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये 17 इलेक्ट्रॉन है, क्या 17 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, कोई ना कोई अनपेयर्ड हमेशा बचेगा। इसलिए बोलते हैं एक डेफिनेशन कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब मैंने बोल दिया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, तो बच्चा क्या निकालता है कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर ऑलवेज डायमैग्नेटिक? नहीं, ध्यान दो। ठीक है, क्या ध्यान देना है कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी पैरा और डायामैग्नेटिक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे, लेकिन इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पैरा भी हो सकते हैं और डाया भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल के तौर पे से कार्बन है, 6 पे आता है, 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट शेल ये है 2s2 2p2, है ना। ये s 2s है, p में कितने डब्बे होते हैं? 3। ये 2p है, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे देखो। ठीक है, और एक और एग्जांपल है नियॉन। नियॉन में कितना आता है? 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6।
तो देखो आउटर मोस्ट शेल तो ये 2s है और ये 2p है, ये 2s है और ये 2p है। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, p में 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसमें दिख रहा है? दिख रहा है। तो देखो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या हो गया? इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए। और इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक में पैरा, एक में क्या आ रहा है? पैरा, और एक में क्या आ रहा है? डाया। इसलिए मैंने बोला कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पैरा भी हो सकते हैं और डाया भी हो सकते हैं, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमेशा क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और आज हमने सीखा केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन लिया, और आज हमने सीखा कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। उसके 2 कारण होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दूसरा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए। और ल्यूइस ऑक्टेट रूल पढ़ा, ल्यूइस ऑक्टेट रूल के क्या क्या सब्स्टेंस होते हैं उसको हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कोवैलेंसी क्या होती है। तब तक के लिए गुड डे, सी यू। पूरा लेक्चर देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।